दोस्तों गुड मॉर्निंग। फाइनेंस एक्ट 2023 में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43 बी में, जहाँ पे एक क्लॉज उन्होंने इंसर्ट किया क्लॉज एच। तो ये सेक्शन 43 बी एच में बी एच एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जिसको लेके व्यापारी में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे हैं। तो आज उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं सी ए चंदन पटेल नागपुर से आज इसी विषय में अब जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस लॉ को लेके, उस अंडरस्टैंडिंग को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो सेक्शन 43 बी एच क्या बोलता, अगर आप व्यापारी है और आपने जिससे खरीदी किया, जो सप्लायर है उसको अगर आप समय पे पेमेंट नहीं करते तो उस पेमेंट का, उस खर्चे का छूट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस विषय में जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस विषय में आज बात करेंगे। दोस्तों आज इसको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इस विषय को लेना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ट्रेडर जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर से अगर खरीदी करते हैं तो भी क्या ये सेक्शन खरीदार के ऊपर लागू होगा या नहीं होगा? तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि एमएसएमई एक्ट 2006 में जो एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन दिया गया उसमें ट्रेडर को शामिल नहीं किया गया। और दूसरी बात है कि ये सेक्शन किसको लागू होगा? जब हम कोई स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज से हम जब खरीदी करते तभी ये लागू होता, और इसमें इवन मीडियम एंटरप्राइज से अगर हम कोई खरीदी करते हैं तो ये सेक्शन उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और हाल ही में एमएसएमई एक्ट 2006 में ट्रेडर को भी शामिल किया गया, लेकिन उनको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसका अगर समरी हम बोलेंगे तो ट्रेडर से अगर माल खरीदी करते हैं तो ये सेक्शन उनके ऊपर 43 बी एच इनकम टैक्स एक्ट का जो ये नया सेक्शन आया ये लागू नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट है और उन्होंने पेमेंट टर्म डिसाइड किया है कि 90 दिन के अंदर पेमेंट देना है, तो क्या वो 90 दिन का पेमेंट का जो टर्म्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मेरा आंसर है इसमें दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार अगर दोनों बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट देना, और बायर सेलर के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना है। थर्ड है क्या ये सेक्शन मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जिससे भी हम सेवा या माल खरीदी करते हैं, तो जो एमएसएमई एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड है क्या उनके ऊपर ही लागू होगा या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर भी लागू होगा? तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं सेक्शन कोट नहीं करूँगा दोस्तों, इसको मैं सरल भाषा में, जिससे मेरे व्यापारी मित्र जो भी हमारे कलीग्स है वो आराम से समझ पाएँ। तो एमएसएमई एक्ट 2006 में जो सप्लायर का जो डेफिनेशन दिया गया, उन्होंने सप्लायर को कैसे डिफाइन किया? बोला सप्लायर वो है जो सेक्शन 8(1) ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006 के हिसाब से उन्होंने एक मेमोरेंडम दाखिल किया, सेक्शन 8(1) के हिसाब से एक मेमोरेंडम दाखिल किया जिसको हम रजिस्ट्रेशन या उद्यम आधार भी कहते हैं। और दूसरी बात, एमएसएमई एक्ट का जो सेक्शन है सेक्शन 15, जिसमें टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट बताया गया, जिससे आप खरीदी करते हैं उसको कितने दिन के अंदर पेमेंट करना, जो सेक्शन 15 है वही सेक्शन को आधार लिया गया। अभी ये जो नया इनकम टैक्स का सेक्शन है 43 बी एच में इसी सेक्शन को आधार लिया गया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर एमएसएमई एक्ट 2006 में जो भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर जो रजिस्टर्ड है, जिन्होंने एक मेमोरेंडम दाखिल करके उद्यम आधार लिया है, सिर्फ उनके ऊपर ही ये सेक्शन लागू होता। अदरवाइज जो रजिस्टर्ड नहीं है, एमएसएमई एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। दूसरा, अभी हम देख लेते हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन कौन है। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी देखा जाता, साथ साथ में उनका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर भी देखा जाता है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन हो? माइक्रो एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक है। कितना? 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। और दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन हो? जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक है, और जिसका टर्नओवर साल में कितना है?
50 करोड़ तक है। तो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के ऊपर ही ये सेक्शन 43BH लागू होता। मीडियम एंटरप्राइज की अभी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो इस सेक्शन के परव्यू से बाहर है। अभी हम देखते कि जो सेक्शन 43BH का जो ये पेमेंट का जो ये कंडीशन है 15 दिन और 45 दिन को अंदर के जो पेमेंट करना है, तो क्या साल भर ही इस चीज़ को हमको टेक केयर करना है कि 15 या 45 दिन के अंदर ही हमको पेमेंट करना है या नहीं करना। तो इस बात में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने भले माल कभी भी खरीदा लेकिन साल ख़त्म होने के पहले 31 मार्च के पहले 31 मार्च या उसके पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आपका कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। और साथ साथ में आपको उसका जो एक्सपेंसेस है उसका आपको अलाउ हो जाएगा, उस एक्सपेंसेस का आपको अलाउ हो जाएगा। अभी ये जो सेक्शन 43B के हिसाब से जो 15 दिन 45 दिन का जो ये पेमेंट का टाइम लिमिट जो है, ये टाइम लिमिट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से माल खरीदा और 10 लाख रुपए का माल खरीदा, आपने 1 अप्रैल 2023 को खरीदा, तो एमएसएमई एक्ट 2006 के हिसाब से सेक्शन 15 जो डिफाइन करता है टाइम लिमिट क्या है, तो 45 दिन के हिसाब से हम मान के चलते उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो 15 मई 2023 को इसका आपको पेमेंट करना है। अगर 15 मई 2023 तक पेमेंट नहीं होता तो ये तब आपको नहीं होता, तो जो साल में जिस वर्ष में आप उसका पेमेंट करेंगे उस वर्ष में आपको उसका छूट मिल जाएगा। मान के चलते इसका पेमेंट आपने 31 मार्च 2024 को कर दिया, 1 अप्रैल 23 को खरीदा तो 31 मार्च 2024 को आपने इसका पेमेंट कर दिया, तो इसका पेमेंट आपने फाइनेंशियल 2023-24 में कर दिया, तो इसका छूट जो खर्चा है, जो परचेस है, उसका जो एक्सपेंसेस का जो अलाउ है, कौन से साल में अलाउ हो जाएगा, फाइनेंशियल 2023-24 में उसका आपको अलाउ हो जाएगा। और अगर इसका पेमेंट अगर आप 31 मार्च 2024 के बाद करते तो जिस फाइनेंशियल ईयर में इसको आपने पेमेंट किया उस फाइनेंशियल ईयर में इस एक्सपेंसेस का आपको छूट मिल जाएंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 25 फरवरी 2024 को आपने माल खरीदा और एमएसएमई एक्ट 2006 के हिसाब से मान के चलते यहाँ पे भी दोनों बायर सेलर के बीच में एग्रीमेंट है, तो 45 दिन का आपको समय मिल जाएगा। तो 10 अप्रैल 2024 तक अगर आपने भुगतान कर दिया तो इस एक्सपेंसेस का भी आपको छूट कौन से साल में मिल जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मिल जाएगा, भले ही इसका आपने भुगतान फाइनेंशियल 31 मार्च 2024 के बाद किया, क्योंकि एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जो 45 दिन का जो समय सीमा है उसके बीच में आप पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको उस साल में आपको छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि अगर हम जो एमएसएमई एक्ट 2006 में जो डिफाइन किया गया कि क्या डिफाइन किया गया कि कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है, पेमेंट कितने दिन के अंदर करना है। अगर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, और बायर सेलर के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक लूपहोल ये दिखता कि देखिए गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून लेके आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप इसका मेमोरेंडम पढ़ेंगे जो फाइनेंस एक्ट 2023 को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका उद्देश्य बताया, तो सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स के हिसाब से इन्होंने इस कानून को लाए थे। क्योंकि जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज है, जो छोटे व्यापारी है, उनको पेमेंट्स मिल जाए, उनका व्यापार अच्छे से उसको कैश फ्लो मिल जाए, कैश फ्लो अपने बिजनेस में लगा पाए और उससे अपना बिजनेस को अच्छे से वो ग्रो कर पाए। ये गवर्नमेंट का उद्देश्य, जब ये कानून लाए तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर रियल सिचुएशन में इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल में भी अगर ख़रीदी किया और मार्च तक यानी 1 साल तक भी अगर आपने इसका पेमेंट किया तो भी आपको इस एक्सपेंसेस का छूट मिल जाएगा। भले ही वहाँ पे अगर आपने लेट पेमेंट किया 45 दिन के बाद भी पेमेंट किया तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ेगा सप्लायर को, 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। 3 गुना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी आरबीआई ने बैंक रेट
डिसाइड करके रखा, आरबीआई ने जो बैंक ने नोटिफाई किया उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, सप्लायर को। तो ये एक इंटरेस्ट का तो मैटर है, लेकिन जो प्रिंसिपल रकम है, जो 15 दिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, 45 दिन अगर एग्रीमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक लूपहोल के हिसाब से यहाँ पे सामने आ रहा है। क्योंकि परचेज़र जो है वो बोलेंगे भाई अप्रैल में खरीदे को, मार्च के बैलेंस शीट में क्रेडिटर का नाम ना आए, बस उसको पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट कर देने से आपका काम हो जाएगा। तो आपको जो डिसअलाउंस का जो है, जो खर्चे को छूट ना मिलने का जो मैटर है, वो आपको मिल जा रहा। आप 31 मार्च के पहले पेमेंट कर दे रहे तो आपको वो चीज़ मिल जा रहा। लेकिन जो भी है, एटलीस्ट ये तो जो सेलर है, जो सप्लायर है, उसको इतनी तो खातरी हो जाएंगी कि हाँ मुझे 31 मार्च के पहले पेमेंट मिल जाएगा या मिल जा रहा है। तो इतना तो बात तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। जो सप्लायर को पहले बहुत डर रहता था, साल साल 2-2 साल 3-3 साल तक भी पेमेंट नहीं होता था। अगर अब अभी जो व्यापारी अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके इनकम में ये जो खर्चा है वो उनके इनकम में ये जुड़ जाएगा, उसके ऊपर फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट है। तो दोस्तों इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए, 31 मार्च के पहले आपके बुक्स में जो भी क्रेडिटर है, नो डाउट क्रेडिटर कौन से कैटेगरी में, मैंने पहले ही बताया कि अगर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है उस कैटेगरी का क्रेडिटर, और जो एमएसएमई एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 8(1) के हिसाब से उन्होंने मेमोरेंडम लिया हुआ, मेमोरेंडम या उद्यम आधार लिया, मेमोरेंडम एक दाखिल करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उद्यम आधार लिया, तो उसके हिसाब से अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आप उनको पेमेंट करवा दीजिए। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बड़ा जो इनकम टैक्स, बहुत बड़ी रूप में आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक दोस्तों एक सवाल आता है, बहुत सारे व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी है सेक्शन 44AD में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सेक्शन 44AD क्या होता है? एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है जिसमें आप आपका टर्नओवर का 6% या 8% आप दिखा सकते हैं। तो क्या प्रिजम्पटिव जो टैक्सेशन स्कीम में जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 44AD, उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों 44AD क्या बोलता है? Notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C in case of eligible SSE। तो यहाँ पे 44AD एक जो चालू होता है वो ऐसे ही बोलता है, दूसरे कोई भी सेक्शन में, दूसरे का इनकम टैक्स एक्ट में दूसरे कोई भी सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ, उल्टा भी लिखा हुआ, तो भी मैं जो मेरा ये जो सेक्शन है 44AD, हमेशा मैं प्रिवेल करूँगा, मैं सुपरसीड करूँगा दूसरे सब सेक्शन को। भले मेरे से भी उल्टी बात भी लिखे हो तो भी मैं ही हमेशा सुपरसीड करूँगा। तो इस रीडिंग के हिसाब से लगता है कि सेक्शन 44AD में जो रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। सेक्शन 43BH का ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तो इस बात के लिए, और आपका कैसा सिचुएशन है, आपका क्या सप्लायर का क्या स्टेटस है, वो देख के, और आपका क्या स्टेटस है, आपके बुक्स में कैसे क्रेडिटर है, ये चीज़ को आप अच्छे से अपने बुक्स में जांच कर ले, साथ साथ में देख ले, और अपने जो कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, उनसे सलाह करके अपने बुक्स को फाइनल ज़रूर करवा ले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल अपडेट के साथ हम आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।